आज आपसे 2 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछता हूँ, देखते हैं आप बता पाते कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने क्लॉक घड़ी सुना है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्लॉक में 7:20 पर दोनों सुई के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है? सर ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता था, कुछ और क्वेश्चन पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है। ओके, बताइए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि 100 डिग्री होगा। बताइए। करेक्ट, बिल्कुल सही। देखिए कैसे पता है आप, कैसे याद? सर मैं तो जब भी इस क्वेश्चन को करती थी तो बस एक फॉर्मूला मैंने याद कर लिया था। ठीक है, 60h - 11m/2। बहुत सही। तो जब सही था ना, अरे ऐसे ही कुछ होता था। तो मुझे अभी भी देखो ये क्वेश्चन याद है, इसमें जो एंगल बनता है वो 100 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपने रटा है या इसको बार बार प्रैक्टिस किया? नहीं सर, बार बार प्रैक्टिस करने से एग्जाम में इतना पूछा जाता तो ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है ना वो हमें रिविजन करते करते प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाती है और कहीं ना कहीं वो याद हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पर तो पक्का आप अटकोगे मुझे पता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कैलेंडर्स, तो कैलेंडर्स का भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। बहुत डर लगता है कैलेंडर से। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछने वाला हूँ, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, एक्सेप्शन भी है इसमें, और केवल वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने अगर रिवीजन करा होगा। अगर केवल एक बार पढ़ा होगा तो वो भूल जाएगा पक्का। तो क्वेश्चन ये है कि लीप ईयर्स के बारे में आपको पता है? लीप ईयर्स, अधिवर्ष, आपको बताना है कि लीप ईयर्स के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है। मैक्सिमम डिफरेंस या मैक्सिमम डिफरेंस या मैक्सिमम गैप कितना होता है? ओके, तो सर वैसे तो देखे तो 4 इयर्स, तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे आंसर अपने मन में सोच रहे होंगे। ठीक है, 4 साल तो होता ही है जो जनरली बच्चे आंसर करते हैं, लेकिन आपने पूछा है मैक्सिमम। एग्जैक्टली। तो अगर मैक्सिमम देखें तो 8 इयर्स होता है, क्योंकि 1896 के बाद आता है फिर 1900 जो कि आप लोगों का लीप ईयर में काउंट नहीं होता, फिर उसके बाद आएगा 1904। तो यहाँ से 1896 से 1904 तक आपका सीधा 8 इयर्स का गैप यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो आई थिंक 8 होना चाहिए। तो उसका मतलब आप रेगुलर मेरी क्लासेस ले रहे हो? बिल्कुल सर। चलो सर, अब आपकी बारी, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, एक ही है ना? नहीं, 2 है वैसे। 2 है। आप पहले मैं डरा नहीं रही हूँ ना आपको, पहले मैं सोच रही हूँ पहले आपको एक देती हूँ, उसके बाद अगर आपने सही आंसर नहीं किया फिर एक और दूंगी, अगर आपने सही आंसर कर दिया फिर दूसरा। ठीक है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत। हाँ बताइए। चलो तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सेंटेंस देती हूँ, आप ये बताना कि सेंटेंस में क्या है। एरर बताना है? एरर बता दूंगा। पक्का? पक्का। चलो देखते हैं। तो आपको सेंटेंस में एरर बतानी है, और सेंटेंस है मच वाटर हैज ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, आप लोग भी सोचिए क्या हो सकता है, इतना सर बताते हैं। मच वाटर ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज। हाँ, हैज ओवरफ्लोन अंडर द। ठीक है, हैज अंडर द ब्रिज तो बिल्कुल सही है, ब्रिज के नीचे से। ठीक है, मतलब ब्रिज के नीचे से पानी ऊपर निकल गया। और मच तो ठीक है, देखो मैम, वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन, इतना मैंने भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, रिवीजन भी बहुत तगड़ा किया हुआ है। एक तो हो गया कि मच जो है वो लगता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो कि वाटर है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, इतना तो मुझे याद भी आ रहा है प्लस रिवीजन। दूसरा आपने बोला ओवरफ्लोन हो गई आपका थर्ड, और थर्ड फॉर्म यानी कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर आएगी भाई मेरे हिसाब से। मतलब आपने कहा कि हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ओवरफ्लोन थर्ड फॉर्म है। 110% मैम, 10 बार मैंने इसको पढ़ा है, 10 बार रिवाइज करा, यही चीज होती है, यही होता है, यही होता है। सर दूसरा क्वेश्चन भी आने वाला है, देख लिया। कोई बात नहीं, 2-0 से आ रहा हूँ, बताओ। तो बच्चों, सर ने आंसर किया है नो एरर, लेकिन इस सेंटेंस में एरर है। और एरर क्या है, सर ने सब तरीके से दिमाग लगा लिया। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मच आता है, बिल्कुल सही बात। अंडर द ब्रिज भी सब कुछ सही चल रहा है। हैज हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन जो ये ओवरफ्लोन लगाया ना, सारी गड़बड़ तो इसी में ही है ना। तो ओवरफ्लो नहीं तो होगा, पानी फ्लो कर गया ऊपर से। फ्लोन जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो फ्लाई की होती है, या उड़ने की बात। फ्लाई फ्लोन, ये उड़ने वाला है। हाँ, तो पानी के लिए क्या होगा? फ्लो। अब मैं आपको बता, तो पानी के लिए तो फ्लो यूज करते हैं हम। सर उसकी थर्ड फॉर्म तो फ्लोड होती है ना, लेकिन अच्छा, फ्लोड होती है वो। हाँ, इसीलिए ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लोड होगा। अब आप ध्यान से सुनिए, देखो बच्चों, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये उड़ने के लिए हो गया। फ्लाई मतलब उड़ना, और अगर आपको उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो फ्लू, और थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो फ्लोन। ठीक है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है, ये होता है बहने के लिए। अब यहाँ पे पानी के उड़ने की बात हो रही थी क्या? बिल्कुल बात सही है, मुझे लगता है शायद एक बार पढ़ना, एक बार सुनने से
हम शायद ये चीज़ नहीं बता सकते। और सर ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार। पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। बच्चों आप लोग भी यही गलती करते हो ऑब्वियसली कि आपने देखा कि थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, रीजन नहीं। लेकिन इसमें एरर क्या था, ओवरफ्लोन की जगह ओवरफ्लोड आपको यूज करना था, क्योंकि हमें बहने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो सर आप इस क्वेश्चन में हार चुके हैं, अभी आपके ऑब्वियसली आपके पास एक क्वेश्चन और आने वाला है। ठीक है, इसका तो बताइए। चलो ये तो ग्रामर से रिलेटेड था, हाँ। थोड़ी सी वोकैबुलरी भी टेस्ट करनी, वो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ग्रामर में तो आप मार खा गए। नहीं मैं दिन भर में कम से कम 50-60 वोकैब के साथ डेली बोलता ही बोलता हूँ, मान के चल। सच में? 100%। तो मैं फिर ज्यादा मुश्किल नहीं, चलो मैं आप जब इतना कॉन्फिडेंट, मैं जब टूरिस्ट प्लेस पे भी जाता हूँ, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो भाग जाते हैं, उससे बात नहीं करते। क्या बात, वो ऐसी वोकैब हम बोलते ये तो हमारी भी डिक्शनरी में हमने नहीं पढ़ा, अमेरिकन डिक्शनरी में। चलो फिर मैं ज्यादा मुश्किल वर्ड भी आपको नहीं दे रही, बहुत ही कॉमन सा वर्ड देती हूँ, और एक ऐसा वर्ड जो एग्जाम में रिपीट होता रहता है और एग्जाम में जल्दी आपको देखने के लिए मिलता रहता है, बच्चे मॉक टेस्ट में भी उसको देखते रहते हैं। ओके। एक वर्ड है डिलिजेंट, DILI। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो डिलीजेंट है, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक भी मुझे याद है और इसका भी रिवीजन मैंने किया बहुत बार। डिलीजेंट जो है उसका मीनिंग होता है, पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ। डिलीजेंट मतलब दिल्ली का एजेंट, ठीक है, और दिल्ली का एजेंट मतलब डिलीजेंट, और डिलीजेंट मतलब दिल्ली का, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तो मैं भूल गया। मतलब वहाँ थोड़ा बहुत मैं ट्रिक तो याद है, लेकिन मैं इसको दोहराई मैंने नहीं मैंने मीनिंग भूल रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा तो है कहीं पर, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया मैं इसका मीनिंग। इसका क्या मीनिंग होता है? सर अभी बताओ, ट्रिक याद करने का सिर्फ क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं। हाँ। तो डिलिजेंट हमारे पास यहाँ पे वर्ड था, सर को ट्रिक बड़ी अच्छी याद रही। दिल्ली एजेंट सही था ना? हाँ बिल्कुल, ये मुझे याद। आप ट्रिक इसमें लगा सकते हो, बिल्कुल ट्रिक और भी लग सकती है, लेकिन ये बहुत बढ़िया ट्रिक आपने लगाई। चलो इसी ट्रिक को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। सर ने बोला ट्रिक लगा सकते हैं इसमें दिल्ली एजेंट, भाई दिल्ली के जो एजेंट होते हैं ना वो बहुत मेहनती होते हैं, और उनको ना बहुत मेहनती डिलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग है ना, लेबोरियस कह सकते हो, इंडस्ट्रियस कह सकते हो, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सर खाली ट्रिक याद करने से थोड़ी ना होता है, वर्ड का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। और ये रिवीजन की वजह से, ये किस लिए नहीं हुआ है, ऑब्वियसली रिवीजन की वजह से। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, कई बार चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, अब जैसे सर को ये भी पता था कि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सर को डिलिजेंट का ट्रिक भी याद आ रहा था, लेकिन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज क्यों हो गए, दोनों चीज़ों में मार क्यों खा गए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों का रिवीजन नहीं किया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स भी करते हैं, वो पढ़ते सब है, ऐसा नहीं कि वो कैब नहीं पढ़ रहे हैं, वो कैब पढ़ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। इस चीज़ को सही करने के लिए रिवीजन टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम आप लोगों के लिए रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच भी लेकर आए हैं, उसमें भी आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।